वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एजुकेटेड फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं ढेर सारे PYQs फ्रॉम 2017 आस्क क्वेश्चंस इन जैन मंथ। राइट, सो जैन के जो मंथ में पूछे गए क्वेश्चन थे उनमें 2017 की हम बात कर रहे हैं। PYQ सॉल्व करने जा रहे हैं हम प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड दीज आर द क्वेश्चन विच आर come repetitively, and they are asked in previous examination and that could be asked in upcoming exams, right? and उसके बेसिस पे क्या न्यू क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं उन पे भी हम बात करेंगे। we'll see the theory part as well along with the questions, right? so let's move to the question। एंड इससे पहले मैं बता दूं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर NTA UGC नेट जेआरएफ 2022। हम 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई हैव कवर्ड यूनिट 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, यूनिट 1 एंड ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट नंबर 2। हम सारे क्वेश्चंस के साथ साथ हम सॉल्व करेंगे थ्योरीज भी। थ्योरी पार्ट में मैं यूनिट 1 टू 10 कवर करके दूंगी आपको, जिसमें से मैंने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर कर लिया है, एंड रिमेनिंग यूनिट्स हम कवर करेंगे जल्द ही। राइट, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। इससे पहले जो क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ वो लास्ट प्रीवियस सेशंस में 2017 में जनवरी मंथ में पूछे गए क्वेश्चंस के जो सीरीज में लेके आई हूँ, टोटल 50 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आई हूँ। उनमें से मैंने टोटल 25 क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए हैं अब तक। हम बात करेंगे 26 से। आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 26 एंड फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। So let's study the question. The question is, which of the following is not included in the illustrative list of items approved by the Indian Labour Conference pertaining to the items which the works committees will normally deal with? आपके सामने ऑप्शंस हैं, हम ऑप्शंस को देखेंगे क्या ऑप्शंस कह रहे हैं। एंड ऑल्सो यस, ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, amenities such as drinking water, canteens, crèches, medical and health services. Option number 2, quantum of leave and national and festival holidays. Option number 3, adjustment of festivals and national holidays. Option number 4, safety and accident prevention, occupational disease and protective equipments. So आपके सामने ऑप्शंस हैं, एक बार ऑप्शंस को पढ़िए। उसमें पूछा गया है कि उसमें से नॉट इलस्ट्रेट, क्या इलस्ट्रेट नहीं किया गया है ILO में, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में क्या मेंशन नहीं किया गया है उसकी बात कर रहे हैं, राइट? सो आपको नॉट ध्यान देना है। एंड आपके सामने स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, एंड यू जस्ट try to read the question carefully and also try to find the answer. And if you're not able to do so, I am here to explain you the question and I'll tell you the right answer here, right? I'll give you 15 seconds for every question, so please go ahead. So here the right answer for this question is right. Question number 2 would be the correct answer for the option number 2 would be the correct answer for this question. Quantum of leaves and national and quantum of leave एंड नेशनल एंड फेस्टिवल हॉलीडेज। सो ये ILO इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ILC की बात कर रहे हैं। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में क्या बात नहीं कही गई है, क्वांटम ऑफ लीव एंड नेशनल एंड फेस्टिवल हॉलीडेज, इसके बारे में हमने बात नहीं की है। बट यहाँ पर बात की गई है अमेनिटीज। फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे, अमेनिटीज सच एज ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन्स की फैसिलिटीज, क्रच फैसिलिटीज, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज की बात कही गई है। एडजस्टमेंट ऑफ फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज की बात की गई है। एंड ऑप्शन नंबर 4, सेफ्टी एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन, ऑक्यूपेशनल डिसीजेज एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सो ये सारी चीज़ें हैं उसमें इंक्लूडेड, एक्सेप्ट क्वांटम ऑफ लीव एंड नेशनल एंड फेस्टिवल हॉलीडेज, इनकी बात नहीं कही गई है, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here the question number 2 for the session, which of the following was
formed in the year 1945. आपको बताना है इनमें से कौन सा 1945 में फॉर्म किया गया था, राइट। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, इंटरनेशनल फेडरेशन केमिकल एनर्जी माइनिंग एंड जनरल वर्कर्स। ऑप्शन नंबर 2, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन of Free Trade Unions. Option number 3, World Federation of Trade Unions. And option number 4, International Federation of Christian Unions. So आपके सामने ये रहे ऑप्शंस। आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है एंड यू जस्ट नीड टू ट्राई टू फाइंड द आंसर। So here the correct answer for this question is option number 3, World Federation of Trade Union, right? So World Federation of Trade Union का जो year था formation का वो था 1945, right? So let's move to the next question. Who among the following were moderates in the context of trade unions movement in India? So आपको बताना है who among the following were moderates in the context of trade union movement in India. आपके सामने ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1, B.T. Ranadive and S.V. Deshpande. Option number 2, Diwan Chaman Lal and N.M. Joshi. Option number 3, N.M. Roy and Maniben Kara. Option number 4, H.K. Mehtab and Dattopant Singh Gadi. So आपके सामने ये रहे options. You just need to try to find the answer. So here the correct answer for this question is option number 2, Diwan Chaman Lal and N.M. Joshi is the right answer for this question, right? So आपको question में क्या पूछा गया था? Who among the following were moderates in the context of trade union movement in India? So trade union movement in India is given by Diwan Chaman Lal and N.M. Joshi, right? So वो जो moderators थे, right? वो उन्होंने moderate in the context of moderate by the of the trade union movement in India. So that the correct answer for this question is Diwan Chaman Lal and N.M. Joshi. Option number 2 would be the right answer for this question. Option number 20, question number 29 देखेंगे. When a strike is conducted with a view to face an employer to recognize or bargain with a particular trade union instead of another, such strike is called as. Let me read the question again. When a strike is conducted with a view of force an employer to recognize or bargain with a particular trade union instead of another, such strike is called as. आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। The option number 1 is political strike. Option number 2, ordinary strike. Option number 3, protest strike. And option number 4, jurisdictional strike. सो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, जुरिस्डिक्शनल स्ट्राइक। सो यहाँ पर बात की गई है कि जब भी अब उस केस में जुरिस्डिक्शनल स्ट्राइक कब कही जाएगी, जब एम्प्लॉयर को फोर्स किया जाता है कि वो रिकॉग्नाइज करे एंड बार्गेन करे विद अ पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन इंस्टेड ऑफ अनदर, सच स्ट्राइक इज कॉल्ड, राइट। सो यहाँ पर उनकी जो मेन मोटो था इस क्वेश्चन में कहने का क्या मेन मोटो क्या है इसमें कि
एम्प्लॉयर को फोर्स किया जाता है कि आप उनकी जो यूनियन है जिन्होंने स्ट्राइक की है उनकी बात को माने। तो इन दैट केस द स्ट्राइक इज कॉल्ड jurisdictional strike, right? Let's move to next question. The question number 30th. Which of the following pairs is not correctly matched? So आपको बताना है कौन से पेयर्स मैच नहीं है करेक्टली। आपके सामने ऑप्शंस हैं, उनके सामने ईयर्स दिए गए हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर 2 इंटरनेशनल working men's association, option number 3 central board for workers education, and option number 4 joint consultative board for industry and labor. So इनमें से कौन सा correctly match नहीं है आपको नहीं बताना है. So here this question is in front of your screen. Please try to find the answer. So here the correct answer for this question is option number 3 Central Board for Workers Education. जहाँ पे बात करेंगे Central Board of Workers Education, that is not correctly matched. That the year is for Central Board of for Workers Education is 1957. This is not the correct match. 1957 इसका करेक्ट मैच नहीं होगा. आप गूगल करिएगा, आप ट्राई you just this is the homework for you. You just need to try to find the correct option for this question. You can say this is the question and Central Board for Workers Education का क्या सही ईयर था आपको वो फाइंड करना है. एंड मैं आपको सही ईयर्स क्या इनमें सही ईयर्स क्या दिए गए हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं ऑलरेडी. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 1895, that is correctly matched. इंडियन इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन 1864, ये सही ईयर है इनका. एंड जॉइंट कंसल्टेटिव बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड लेबर, ये भी करेक्टली मैच्ड है, 1951 में हुआ था इसका. सो द इनकरेक्ट वन इज मतलब नॉट पूछा है आपको, तो यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन इज नॉट करेक्टली मैच विथ 1957. इट इज नॉट द करेक्ट ईयर, राइट? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, according to William Beveridge, which of the following are not part of a comprehensive social security scheme? आपको बताना है not part of a comprehensive social security scheme. आपके सामने ऑप्शंस हैं social assistance, compulsory insurance, social insurance. सोशल असिस्टेंस पहला है, दूसरा है कंपल्सरी इंश्योरेंस, सी है सोशल इंश्योरेंस, डी है वॉलंटरी इंश्योरेंस, ई है वॉलंटरी असिस्टेंस. आपके सामने कोड्स हैं. सो आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन. प्लीज गो अहेड. So correct answer for this question is option number 1 B and E only, right? So okay, वो बताना था part नहीं है इनका, right? So according to William Beveridge, which of the following are not part of comprehensive social security scheme? So इनमें से social security क्या नहीं है, right? तो सोशल सिक्योरिटी की बात जब हम करेंगे तो उसमें से सोशल सिक्योरिटी में क्या इंक्लूड नहीं किया गया है, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस, क्योंकि हम सिक्योरिटी की बात करें, इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, तो कंपल्सरी इंश्योरेंस नहीं होगा इसका पार्ट. एंड ऑल्सो ई वॉलंटरी असिस्टेंस विल ऑल्सो नॉट बी द पार्ट फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, राइट? और बाकी के सोशल असिस्टेंस, सोशल इंश्योरेंस, वॉलंटरी इंश्योरेंस, ये सारी चीजें होंगी उसके अंदर. बट compulsory insurance and voluntary assistance both are will not come under the social security scheme, right? So let's move to the next question. The next question is
A trade union has been formed in an establishment employing 500 employees. What is the minimum number of members it should have to apply for registering it under the Trade Unions Act 1926? So आपके सामने options हैं 7 members, option number 2 100 members, option number 3 50 members, option number 4 70 members. So आपके सामने options हैं, just need to find the correct option. So here the correct answer for this question is option number 3 50 members. So यहाँ पर बात की गई है जब ट्रेड यूनियन हैज बीन फॉर्म्ड इन एन इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 500 एम्प्लॉयज, जहाँ पे 500 एम्प्लॉयज वर्किंग हैं किसी भी इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियंस में, तो what is the minimum number of members it should have to apply for registering it under the Trade Unions Act 1926? So वहाँ पर 50 members होने चाहिए एटलीस्ट, राइट? सो यहाँ पर इसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 50 मेंबर्स, राइट? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33. Under the Industrial Disputes Act 1947, to which of the following industrial undertakings the provision relating to layoff, retrenchment and closure provided under Chapter 5B shall be made applicable? So आपको बताना है किस केस में जो ले ऑफ है, रिट्रेंचमेंट है, क्लोजर है, अंडर द चैप्टर 5B शैल बी मेड एप्लीकेबल, मतलब कब एप्लीकेबल होगा रिट्रेंचमेंट, क्लोजर एंड ले ऑफ. तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन industrial establishment in which not less than 100 workmen were employed on an average person working day for the preceding 12 months. Option number 2, industrial establishment in which not less than 100 workmen were employed on an average per working day in the preceding calendar month. Option number 3, industrial establishment in which not less than 100 workmen were employed on an average per working day during the preceding calendar year. And option number 4, industrial establishment in which not less than 100. Just a second. Yes. So option number 4, industrial establishment in which not less than 100 workmen are employed on an average for the preceding 3 months. So इनमें से आपको सही आंसर फाइंड करना है ऑप्शंस में से. So please read the question carefully and try to solve the question. So here the correct option for this question is industrial establishment in which not less than 100 workmen were employed on an average per working day for preceding 12 months. So यहाँ पर बात की गई है, अगर हम बात करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पे बात हो रही है रिस्ट्रेंचमेंट की, क्लोजर की या फिर ले ऑफ की, तो इन सब केसेस में आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 वर्कमैन एम्प्लॉयड है तभी वो प्रोसीडिंग 12 मंथ तभी वो ये रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ एंड क्लोजर की प्रोविजन रख सकते हैं, राइट? अभी जो रिसेंट बात कही गई है, रिसेंट अभी बिल पास हुआ था 2018 की बात हुई, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में पूछा गया था, 2018 के बाद से नए चेंजेस हुए थे, नया बिल पास हुआ था, उसमें से 300 वर्कमैन की बात कही गई थी कि अगर
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 300 एम्प्लॉयज हैं तभी वो रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ एंड क्लोजर जैसी चीजें कर सकते हैं। तो वो बिल अभी पास हुआ है नहीं हुआ है, इस पे मुझे आई हैव टू चेक द फैक्ट्स एंड इवन यू आल्सो कैन चेक बाय योर ओन, राइट, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2017 एंड आफ्टर 2017 दिस हैज बीन चेंज्ड। सो वो बिल जो लाया गया था वो अभी पास हो गया है या नहीं हो गया है, बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच श्योर। सो आई विल वर्क ऑन दैट। इस क्वेश्चन को आप एक बार मैंने बता दिया क्योंकि मुझे मेरे सामने ये क्वेश्चन आ गया। सो बट आई विल हैव टू चेक द फैक्ट दैट इट इज the bill is the same on the new one is implicable. Actually my, just a second, please wait. All right, so I'll have to check the fact. So as per this question, the right answer is option number 1. And I have to wind up the session here only, and from the next session मैं इसके आगे के questions आपके सामने लेके आऊंगी and I'll explain those well. So तब तक के लिए thank you very much to watching me. Thank you so much.